हेलो बच्चों, हम बात कर रहे हैं CFT के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल के बारे में। तो वहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल मैंने बताया जो डी ऑर्बिटल होते हैं टू लेवल में टूटते हैं, ब्रेक होते हैं। एक हमारा लोअर एनर्जी T2G होता है और हायर एनर्जी EG होता है। EG की एनर्जी ज़्यादा इस वजह से होती है क्योंकि वहाँ पे जो है जो डी के जो ऑर्बिटल होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। EG में कौन कौन सा ऑर्बिटल आते हैं? DX² - Y² एंड DZ²। और T2G की एनर्जी कम होती है क्यों? क्योंकि बिटवीन द एक्सिस होते हैं और हमारे जो लिगेंड्स जो होते हैं अलॉन्ग द एक्सिस आते हैं। तो यहाँ तक हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके थे। आज हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद आपको टेट्राहेड्रल के बारे में बात थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे और कलर के बारे में बात करेंगे। इसके बाद चैप्टर आपको बेटा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक लेक्चर हम बात करेंगे CBSE के जितने भी प्रॉब्लम हैं या CFT और बैलेंस बांड थ्योरी से रिलेटेड करीब 35 से लेकर 40 तक आपको सारे प्रॉब्लम करा देंगे और जितने भी टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो सब हम डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक में, मतलब सेकेंड बुक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान सुनना बच्चों, एक एक पॉइंट को समझना। तो ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में मैंने क्या क्या बात किए थे। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 1 2। CFT के बारे में बात करें 3 4 5। इसे क्या बोलेंगे? डी जनरेट डी ऑर्बिटल बोलेंगे। यहाँ पे पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी, फ्री स्टेट में होगा। लेकिन जैसे लिगेंड्स के साथ अप्रोच होगा, जैसे लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इनकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाएगी। और दो लेवल में टूटते थे, याद करिए। नीचे आपका क्या होगा? T2G होगा, T2G, और ऊपर क्या होगा? EG। ये कौन से ऑर्बिटल होते हैं? DXY, DYZ एंड DZX। और यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल होंगे आपके? DX² - Y²। ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल है? DZ²। कौन सा ऑर्बिटल है? DZ²। मीन्स यहाँ पे पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल थी। जैसे लिगेंड अप्रोच करता है रिपल्सन होता है, रिपल्सन होने पे एनर्जी बढ़ जाएगी। ये हमारा कहलाएगा T2G, हमारा कहलाएगा EG। DXY, DYZ और DZX ये हमारे किस में होते हैं? बिटवीन द एक्सिस होते हैं। और ये हमारे कहाँ पे होते हैं? अलॉन्ग द एक्सिस होते हैं। कहाँ पे होंगे बेटा? अलॉन्ग द एक्सिस। और लिगेंड्स कैसे आते हैं? अलॉन्ग द एक्सिस आएंगे। जब अलॉन्ग द एक्सिस आएंगे तो क्या होगा? रिपल्सन ज़्यादा होगा। जब रिपल्सन ज़्यादा हो तो एनर्जी बढ़ जाएगी। और बिटवीन द एक्सिस की बात करेंगे तो रिपल्सन कम होता है, एनर्जी क्या होती है? कम होती है। फिर हम बात किए थे हमारा जो सेंटर हो गया आपका बॉडी सेंटर बोलते हैं या BARRICENTRA। अब इस बॉडी सेंटर से यहाँ के बीच का जो एनर्जी होता है वो कितना होता है? -0.4। बेटा यहाँ लिख दे रहे हैं -0.4 डेल O। ध्यान सुनिएगा। या आप इसी क्या बोल सकते हैं? 2/5 डेल O। या 0.4 डेल O क्या बोल सकते हैं? 4D3। अब यहाँ पे बॉडी सेंटर से यहाँ के बीच का जो एनर्जी होता है वो आपको बेटा +0.6 डेल O, या इसी क्या बोलेंगे? 3/5 डेल O। अगर आप 3 में 5 डिवाइड करें कितना है? 0.6। या इसी क्या बोलते हैं? 6D3 बोलते हैं। यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस बता रहे कि एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। और प्लस क्या होता है? एनर्जी बढ़ रहा है। मतलब बॉडी सेंटर से एनर्जी कम हो रही है तो माइनस, और यहाँ पे प्लस क्या होता है? एनर्जी आपकी बढ़ रही है। ये हुआ हमारा स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं, अगर आपके पेपर में वीक फील्ड दिया गया है, WFL दिया गया है, तो फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। WFL के केस में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन जब पेपर में क्या दिया, SFL दिया गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड दिया गया है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सुनो बेटा, SFL के केस में कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस आप इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? भरेंगे। अब ये जो एनर्जी गैप होता है इसे क्या बोलते हैं? CFSC बोलते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? लिगेंड्स पे डिपेंड करेगा। लिगेंड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है उसकी CFSC वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और CFSC वैल्यू ज़्यादा का मतलब कि वेवलेंथ हमारा क्या होगा? कम होगा। तो वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगा? वीक फील्ड लिगेंड्स पे। और CFSC किस पे डिपेंड करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स पे करेगा। इतनी चीज़ें बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके थे। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं आगे बात करते हैं। चलिए इसको नोट कर लिए। चलिए अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, CFSC की एक फार्मूला होता है CFSA, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल होता है -0.4 N/T2G प्लस 0.6 N/Eg प्लस Np। ध्यान सुनिएगा, P हमारा क्या होता है? पेयरिंग एनर्जी होता है, पेयरिंग एनर्जी। वैसे ये फार्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, NCERT में मेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन निकालने का जो फार्मूला होता है -0.4 N/T2G प्लस 0.6 Neg प्लस Np। यहाँ की अगर हम बात करें, N का मतलब बता रहे हैं T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे N मतलब क्या होता है? Eg में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसी बेसिस पे आप CFSC वैल्यू निकालते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये आपका स्प्लिटिंग होता है, नीचे क्या होगा? T2G होगा, ऊपर क्या होगा बेटा? Eg होगा। ये हमारा होगा T2G, ये होगा हमारा Eg। अगर आपसे कहा गया D6 दिया गया, D6 क्या आप CFSC वैल्यू निकालिए, D6 की आप CFSC वैल्यू निकालिए। दो केस में, SFL के केस में बताना है और WFL के केस में बताना है। बेटा आपके सिलेबस में निकालने के लिए नहीं है, एक प्रॉब्लम करा दे रहे हैं, अगर बाई चांस में पूछ ले तो आप उसको कर लीजिए। अगर D6 की बात करें, D6 आपका दिया है, जैसे D6 का एक एग्जांपल ले लेते हैं SFL केस में और दूसरा WFL। अगर SFL की बात करें तो D6 कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? SFL में स्ट्रॉन्ग फील्ड 1 2 3 4 5 एंड 6। अब फार्मूला क्या है? -0.4 N/T2G प्लस 0.6 Neg। तो यहाँ आप लिखेंगे डेल O, डेल मतलब CFSC वैल्यू, O मीन्स क्या? ऑक्टाहेड्रल, प्लस Np, N का मतलब कितने पेयर्ड हैं, कितना पेयरिंग हुआ है, N मतलब कितने पेयरिंग है। क्या ये हमारा ऑलरेडी पेयरिंग कंडीशन में S, ये पेयर्ड है, ये भी पेयरिंग कंडीशन में, ये भी हमारा पेयर्ड की कंडीशन में है। बात में हमारी, तो अगर हम बात करें इस फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखेंगे? 6 प्लस 0.6 इंटू Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 प्लस पेयरिंग कितनी है? 0 इंटू P। यहाँ पे एक भी पेयरिंग है नहीं है। अगर आप वैल्यू निकालते हैं कितना है बताइए, सॉरी कितनी पेयरिंग? 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3। तो यहाँ पे आएगा -0.4 इंटू 6 कितना? -2.4 डेल O प्लस क्या है? 3P। बेटा समझ में नहीं आ रहा है? फिर समझिएगा, CFSC निकालने का फार्मूला -0.4 N/T2G प्लस 0.6 Neg प्लस Np। N क्या बता रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। यहाँ पे N बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg।
एन पी, पी मतलब पेयरिंग एनर्जी, एन एन मतलब कितना पेयर्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें D6 की बात करें, SFL मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो फार्मूला में क्या होगा, माइनस 0.4, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 0, प्लस पेयर कितने बने, पेयरिंग कितना हुआ 3, 1 2 3, तो प्लस 3p, तो कितना आएगा 0.4 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2.4, और 0.6 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 3p, तो आपकी वैल्यू कितनी आई 2.4 डेल ओ प्लस 3p। बात समझ में आ रही है। तो SFL के केस में क्या होता है, SFL के केस में डेल्टा ओ की वैल्यू हमेशा पेयरिंग एनर्जी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आपसे कहा जाए कि डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी, तो डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी मतलब इसका मतलब है कि जो लाइगेंड्स दिया गया है वो लाइगेंड्स कैसा होगा, SFL होगा। फिर समझ बेटा, जब डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी दिया गया है, आपको MCQ में पूछा जा सकता है, डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी मीन्स जो लाइगेंड्स है कैसा होगा, SFL होगा। SFL के केस में क्या होगा, पहले T2G में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर किस में जाएगा, EG में। तो SFL के केस में डेल्टा ओ हमेशा ग्रेटर देन पी होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए इतनी चीज क्लियर हो, SFL क्लियर होगा। SFL के केस में अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में बात करें, तो CFSC की वैल्यू कितनी आ रही है 2.4 डेल ओ। नोट करना बेटा, SFL के केस में CFSC की वैल्यू की मैंने अभी आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड की CFSC वैल्यू ज़्यादा होती किससे, वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे D6 दिए गए हैं और D6 में एक तरफ SFL दिया गया, दूसरा WFL। इस फार्मूले से आप निकाल के चेक करिए, SFL के केस में कितना है, माइनस 2.4 डेल ओ है। अगर हम बात करें वीक फील्ड के केस में बात करें तो कितनी वैल्यू आएगी, पहले बेटा इसको नोट करिए, हम आगे बात करते हैं। पहले आप ऑर्बिटल बना लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये होगा T2G होगा, ये होगा EG। हम बात कर रहे थे D6 के बारे में, और D6 में पहले हम बात किए SFL की बात किए थे। तो SFL के केस में ध्यान सुनना, SFL के केस में आपने क्या निकाला था 1 2 3 4 5 6। फार्मूला क्या था, CFSC बराबर माइनस 0.4 N T2G प्लस 0.6 NEG डेल O प्लस NP। तो यहाँ पे माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 0 डेल O प्लस 3p, तो टोटल वैल्यू कितनी आई 2.4 डेल O प्लस 3p। तो SFL के केस में क्या होता है, हमेशा डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे चेक करिए कितनी वैल्यू आ रही है 2.4 डेल O। अब हम बात करते हैं D6 के लिए, लेकिन क्या लेंगे WFL मतलब वीक फील्ड लिगेंड्स ले रहे हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड्स की बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा D6 केस में T2G6 EG0। अब यहाँ पे वीक फील्ड दिया गया है, तो वीक फील्ड में क्या होगा, ध्यान सुनना बच्चों, वीक फील्ड में क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। समझना, D6 में क्या होगा 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ रही। अब WFL के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये हमारा होगा T2G, ये होगा EG। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे T2G4 EG2। क्या लिखेंगे T2G4 EG2 लिखेंगे। बात समझ में आ रही। अब CFSC वैल्यू निकालना है, क्या निकालना CFSC वैल्यू क्या होगा माइनस 0.4 N T2G प्लस
0.6 NEG ब्रैकेट डेल O प्लस NP। अब समझ यहाँ पे अगर निकालना है तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 4। EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखिए -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल O। कितनी पेयरिंग है यहाँ पे, पेयरिंग कितनी है 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1p। यहाँ पे 0.4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना -1.6 प्लस 1.2 डेल O प्लस p। और 1.6 में 1.2 माइनस करेंगे कितना -0.4 डेल O प्लस p। बेटा समझ में आ रहा है। तो आप देख रहे हैं D6 के केस में अगर आपका WFL दिया गया CFSC वैल्यू कितनी आ रही है -0.4 डेल O, लेकिन SFL केस में कितनी आ रही है 2.4। तो SFL के केस में CFSC वैल्यू हमेशा ज़्यादा आता है, WFL के केस में CFSC वैल्यू कम आती है। तो जब भी WFL अगर आपके पेपर में डेल्टा O लेस देन P दिया गया है, डेल्टा O लेस देन P मतलब हमारा जो लिगेंड्स होगा कैसा होगा वीक फील्ड लाइगेंड्स होगा। तो WFL के केस में डेल्टा O की वैल्यू हमेशा पेयरिंग एनर्जी से कम होता है और SFL के केस में डेल्टा O की वैल्यू हमेशा पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होता है। अगर D6 की बात करें WFL के केस में कितनी वैल्यू आएगी -0.4 और D6 SFL केस में कितना आएगा 2.4। यहाँ पे CFSC वैल्यू 2.4 आ रहा है और यहाँ पे 0.4 आ रहा है। तो SFL में हमेशा CFSC वैल्यू ज़्यादा आएगी और WFL में हमेशा CFSC वैल्यू कम आएगी। बात समझ में आ रही। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा T2G4 EG2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा T2G6 EG0। बेटा इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम करा रहे हैं, इसको समझना बेटा। इसे यहाँ पे दिया गया CO एंड H3 का होल 6 ये दिया गया है। सेकेंड दिया है कोबाल्ट H2O6 एक बार। यहाँ पे CO एंड H3 का होल 6 और यहाँ पे लिखा है कोबाल्ट H2O का होल 6 2 प्लस। बेटा यहाँ पे क्या आएगा कोबाल्ट 2 प्लस, यहाँ पे भी आप क्या है कोबाल्ट 2 प्लस। कोबाल्ट 2 प्लस का मतलब क्या होगा आर्गन 3D7 4S0। बात करें लाइगेंड से यहाँ पे क्या दिया गया है NH3। NH3 कैसा होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड। अगर यहाँ के अगर लाइगेंड्स की बात करें तो लाइगेंड्स क्या दिया गया है H2 हमारा क्या होगा WFL। अब हम बात करते हैं स्प्लिटिंग की बात करें तो दो लेवल में टूटेगा T2G EG। ये हमारा होगा T2G, ये होगा EG। अगर यहाँ की बात करें तो दो लेवल में टूटेगा, ये होगा T2G, ये हमारा EG। NH3 हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, D7 है, आपको 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। ये आपका बॉडी सेंटर होगा। बात समझ में आ रही। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा D7, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा T2G6 EG
1। अब हम निकालते हैं CFSC वैल्यू, तो फार्मूला का -0.4 N T2G प्लस 0.6 N EG डेल O प्लस NP। तो -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 प्लस 0.6 EG में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है 1 ब्रैकेट बंद डेल O। पेयरिंग कितनी है चेक करिए 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p, यहाँ पे आ जाएगा -2.4 प्लस 0.6 डेल O प्लस 3p। तो -2.4 प्लस 0.6 कितना है 0.6 कितना आएगा -1.8 डेल O प्लस 3p। बात समझ आ रही? तो इस कंपाउंड के लिए CFSC वैल्यू कितनी आ रही -1.4 डेल O प्लस 3p आ रही। अब यहाँ की बात करें वाटर कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड है। टोटल यहाँ पे बात करें D7 है, कोबाल्ट 2 प्लस में D7, D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7। तो यहाँ पे कैसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो T2G 5 EG 2। अब CFSC वैल्यू की बात करें तो क्या आएगा -0.4 N T2G प्लस 0.6 N EG डेल O प्लस NP। फार्मूला क्या होगा -0.4 N T2G प्लस 0.6 N EG डेल O प्लस NP -0.4 T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 5, तो 0.4 मल्टीप्लाई 5। EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 0.6 इंटू 2 ब्रैकेट डेल O। पेयरिंग कितनी हुई है 2 1 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2p, तो यहाँ पे -2.1.2 डेल O प्लस 2p, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8 डेल O प्लस 2p। अब चेक करिए दोनों कोबाल्ट दिए गए हैं, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D7 आ रहा है। यहाँ अमोनिया SFL है, यहाँ पे वाटर WFL है। तो यहाँ पे CFSC वैल्यू कितनी आ रही है 1.8 डेल O, और यहाँ पे CFSC वैल्यू कितनी आ रही है 0.8 डेल O। तो SFL के केस में CFSC वैल्यू ज़्यादा आ रही है और WFL केस में CFSC वैल्यू कम आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आ गया होगा। D7 में क्या बना T2G 5 EG 2, यहाँ पे क्या बना T2G 6 EG 1। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में बेटा इससे ज़्यादा कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो जितने भी टाइप की स्प्लिटिंग आपको समझ में आ गया है, क्या क्या आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता दिया गया। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है जस्ट रिवर्स किसका होता है ऑक्टाहेड्रल को होता है। तो थोड़ा सा आप टेट्राहेड्रल के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम कलर के बारे में बात करेंगे। तो इसको नोट करिए कि हम टेट्राहेड्रल के बारे में बात करते हैं। चलिए अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल की बात करें, टेट्राहेड्रल ये होता है। तो यहाँ पे जो लिगेंड्स जो होंगे बेटा अलॉन्ग द एक्सिस आएंगे। तो यहाँ एक मिनट ये समझने की कोशिश करना।
ये हमारे हुए टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो लिगेंड्स कहाँ पे आते हैं, अलोंग द एक्सिस आते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो वहाँ पे एंगल कितना था, 90 डिग्री था, तो वहाँ पे अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे जो एंगल होता है कितना होता है 109, तो यहाँ पे जो रिपल्सन जो होता है T2G के केस में ज़्यादा होता है, EG के केस में कम होता है। तो टेट्राहेड्रल के बारे में आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ना के बराबर पूछा जाता है, मेन आपके एग्जाम में ऑक्टाहेड्रल के बारे में पूछा जाता है। तो लेकिन स्प्लिटिंग डायग्राम हम अच्छे से बता दे रहे हैं कि कैसे स्प्लिटिंग डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करें टेट्राहेड्रल की बात करें, सेम ऑक्टाहेड्रल जैसा ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपके इसे क्या बोलेंगे, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। जैसे लिगेंड साथ अप्रोच करेगा एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, जस्ट हमारा रिवर्स होता है, नीचे क्या आएगा, ई आएगा। अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल केस बेटा जी यूज नहीं करते, क्यों नहीं, क्योंकि जी मतलब होता है जीरेट, जीरेट मतलब हमारा सिमेट्रिकल। तो ऑक्टाहेड्रल जो होता है, आपको आइसोमर्स नहीं बताए हैं, ऑक्टाहेड्रल जो होता है हमारा सिमेट्रिकल होता है, इसलिए वहाँ पे जी सेंटेंस यूज करते हैं। लेकिन टेट्राहेड्रल जो होता है हमारा सिमेट्रिकल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जी नहीं लेते हैं। मीन जी का मतलब होता है जीरेट, जीरेट किसके लिए लेते हैं, सिमेट्रिकल के लिए लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम बात करें तो जो बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री होता है। बात समझ में आ रही, तो इसलिए यहाँ पे टेट्राहेड्रल केस में ईजी नहीं लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ ये बोलेंगे। और ऊपर क्या होगा T2, मतलब यहाँ पे जी सेंटेंस नहीं यूज करें, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे ईजी नीचे आ जाएगा, T2 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे वही सब कुछ सेम होगा, -0.4 डेल, सॉरी यहाँ पे -0.6 डेल टी, और यहाँ क्या होगा +0.4 डेल टी होता है। पास में ये हमारा होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा डी जेड स्क्वायर, और ये हमारा कहलाएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स होगा। अब एक फार्मूले पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल पे, तो डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी, अगर एक मिनट, अगर हम फार्मूले की बात करें यहाँ पे तो CFSC का फार्मूला क्या होगा, -0.6 एन ई प्लस 0.4 एन T2, फिर यहाँ आप लिखेंगे डेल्टा टी प्लस एन पी। तो टेट्राहेड्रल केस में पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो 1, अगर आपका WFL वीक फील्ड दिया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फार्मूला क्या होगा CFSC का, -0.6 एन ई प्लस 0.4 एन T2 डेल टी प्लस एन पी, सेम फार्मूला है। यहाँ पे 0.6 NAG, यहाँ पे पहले ऑक्टाहेड्रल का जस्ट उल्टा क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो फार्मूला क्या होगा इसके लिए, -0.6 NEG प्लस 0.4 NT2G डेल टी प्लस NP, ये फार्मूला। जैसे अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए NI, बेटा समझना, NiCl4 2-, Ni निकिल Cl4 2-, इसकी CFSC वैल्यू बताइए और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग क्या होता है, नीचे E होगा ऊपर T2 होगा। फार्मूला क्या होगा, -0.6 NEG प्लस 0.4 NT2G। तो वीक फील्ड केस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे जो दिया गया NiCl4 2- दिया गया है। एक मिनट है, प्लीज इसको नोट करिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो नोट करिए, फिर प्रॉब्लम को कराते हैं। तो बेटा इसको समझिए, NiCl4 2- दिया गया है, इसकी CFSC वैल्यू आपको निकालना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो निकल अगर हम बात करें तो निकल क्या आएगा, D8 आएगा, आपको पता है। क्लोरीन कैसा लिगेंड्स होगा, वीक फील्ड होगा, D8 आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले लेक्चर बता दिए थे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो निकल पे +2 आएगा। +2 का मतलब क्या होगा कि D8 आएगा। बात समझ में आ रही। तो D8 कैसे आया समझ में आ गया आप लोगों को। अगर नहीं आया बेटा आप लोग पूछ लीजिए कैसे आया। अब क्लोरीन दिया गया, क्लोरीन कैसा होगा, WFL होगा, वीक फील्ड होगा। आपको वीक फील्ड है तो आपके इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ई में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, E4 T2 4। अब CFSC वैल्यू की बात करते हैं तो CFSC वैल्यू कितनी आएगी, निकालिए, -0.6 इंटू ई में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 प्लस 0.4, T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, डेल टी, पेयरिंग कितनी है, 1 2 3, क्या लिखेंगे, 3p। तो यहाँ पे आ जाएगा -2.4 प्लस 1.6 डेल टी प्लस 3p। तो यहाँ पे आ जाएगा -0.8 डेल टी प्लस 3p आएगी। बात समझ में आ रही। तो इसकी CFSC वैल्यू कितनी आई थी, -0.4 डेल टी प्लस 3p आती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, E4 T2 होगा। बात समझ में आ रही। अब इसके बाद बात बेटा एक आप छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, NCERT एग्जाम्पलर में पूछा गया है। तो डेल्टा टी मतलब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में एक फार्मूला होता है, और फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टी इक्वल क्या होता है, 4/9 डेल ओ। ध्यान सुनिएगा, डेल्टा टी इक्वल क्या होता है, 4/9 डेल ओ। आपके पेपर में डेल्टा ओ की वैल्यू दी रहेगी, डेल्टा ओ की वैल्यू दी रहेगी और डेल्टा टी आपको निकालना रहेगा। तो 4/9 और डेल्टा ओ की वैल्यू, या हो सकता है डेल्टा टी की वैल्यू दिया गया और डेल्टा ओ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस पर आप न्यूमेरिकल हम कराएंगे। पास में हमारे डेल्टा टी इक्वल का 4/9 डेल्टा ओ। पास में तो इस तरह बेटा आपका CFT कंप्लीट होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कलर्स के बारे में, और तो कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछें। बेटा सबसे पहले हम बात करें हम बात करें कलर के बारे में। कलर तो कलर हमारा किस वजह से देता है, DD ट्रांजिशन की वजह से होता है। अभी सब चीज़ एक्सप्लेन करें। DD ट्रांजिशन कब होगा, जब क्या प्रेजेंट हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि हमारे d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, तो वहाँ पे हमारा क्या देगा, कलर देगा। फिर समझे, हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो कलर किसकी वजह से देते हैं, DD ट्रांजिशन की वजह से। और DD ट्रांजिशन कब होगा, जब हमारे पास का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो सिंपल सा अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपके NCERT का एग्जाम्पल लेते हैं। टाइटेनियम
H2O6 3+ जो होता है वो हमारा कलर होता है। आपको बताना है, छोटा सा रीजन बताना है कि टाइटेनियम H2O6 3+ जो होता है हमारा कलर देता है, क्यों देता है, आपको रीजन क्या बताना है, डी ट्रांजिशन की वजह से। अब डी ट्रांजिशन क्या है, कलर क्यों देता है, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझना, सबसे पहले हम टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है 22। स्कैंडियम टाइटेनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, आर्गन 3d2 4s2 4p0। लेकिन टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें कितना आएगा, +3 आएगा। तो टाइटेनियम +3 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे। तो क्या बने, आर्गन 3d1 4s0 एंड 4p0। अब हम बात करते हैं कलर की बात करें तो जो कलर एक्सप्लेन किया गया किसके अकॉर्डिंग, CFT के अकॉर्डिंग कलर के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे समझ क्या होगा कि अगर CFT की स्प्लिटिंग दिखाए तो 2 लेवल टूटेगा, T2G और EG। आपका हेड्रल है, यहाँ पे क्या होगा T2G और क्या होगा EG। ध्यान सुनिएगा, टाइटेनियम कितने इलेक्ट्रॉन होगा, अब यहाँ पे समझना, ये हुआ टाइटेनियम H2O6 3+ जो होता है हमारा कलर देता है। कलर क्यों देता है, डी ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन क्या समझना है, यहाँ पे टाइटेनियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d2 4s2 एंड 4p0। टाइटेनियम 3+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d1 4s0 4p0 एंड 4d0। अब हमारा जैसे लिगेंड्स के साथ टाइटेनियम साथ अप्रोच किया, 2 लेवल में टूट गया, T2G एंड EG में टूटा। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, T2G में, और दूसरा कहाँ पे जाएगा, EG में जाएगा। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। अब सुनो बेटा, यहाँ पे वायलेट कलर देता है। अब सुनो, अब होता है कि जैसे हम HNU लाइट देते हैं, ध्यान सुनना बेटा, देखिए जैसे आप टाइटेनियम H2O6 पे आप लाइट गिराते हैं, या जैसे ही हमारा HNU लाइट इस पे गिराते हैं, तुरंत हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान सुनिएगा, T2G से कहाँ पे चला जाता है, EG में। तो जब T2G से EG में जाता हो तो कौन सा रीजन चला है, विजिबल रीजन में, और वहाँ पे कलर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से हमारा कलर देता है। तो T2G से EG में जा रहा है, जैसे आपने HNU लाइट दिया, जैसे आपने इस पर HNU लाइट आपने गिराया, तो जो यहाँ का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके किस में चला जाएगा, आ जाएगा, EG में आएगा। तो यहाँ पे HNU लाइट जैसे आपने दिया तो T2G के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले गए, EG में चले गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, T2G1 EG0। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, T2G0 और EG1। अब समझना कि जैसे ही कॉम्प्लेक्स पे आपने HNU लाइट दिया है, इलेक्ट्रॉन तुरंत एक्साइट होगा, ध्यान सुनना बेटा, फिर समझना, जैसे आपने HNU लाइट दिया, इलेक्ट्रॉन तुरंत एक्साइट होगा और किस रीजन में चला जाएगा, विजिबल रीजन में। और जैसे ही विजिबल रीजन में जाएगा क्या करेगा, कलर को एब्जॉर्ब करेगा और तुरंत क्या दे देता है, कलर देता है। तो क्या होता है, T2G से इलेक्ट्रॉन जंप कर किस में चला जाता है, EG में। तो आप HNU लाइट जैसे दिया, T2G से EG में गया, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। और किस में है, D में हो रहा है, D में हो रहा है बेटा, D के, इसलिए बोलते हैं DD ट्रांजिशन। अगर F का क्या बोलेंगे, F ट्रांजिशन। तो फिर समझना,
टाइटेनियम H2O6 3+ वायलेट कलर देता है। क्यों देता है, रीजन बताएंगे, DD ट्रांजिशन। अब समझना ऐसा क्यों होता है। टाइटेनियम 3+ है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D1 4s0 एंड 4p0। अब ऑक्टाहेड्रल है, नीचे T2G आएगा, ऊपर Eg आएगा। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होंगे। अब जैसे आपने HNO लाइट इस पे गिराया, किस पे, कॉम्प्लेक्स पे, इलेक्ट्रॉन तुरंत एनर्जी लेगा और एनर्जी होकर क्या करेगा, एक्साइट होकर किसमें चला जाएगा, Eg में। और विजुअल रीजन से कलर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारा कम्प्लीमेंट्री कलर देता है। तो कौन सा कलर मिलता है, वायलेट कलर। किसकी वजह से हो रहा है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, T2G से Eg, लेकिन किस ऑर्बिटल में हो रहा है, D में, इसलिए क्या बोलते हैं, DD ट्रांजिशन। तो अगर आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूछता है कि हमारा जो कंपाउंड है कलर क्यों देता है, तो आप रीजन क्या बताएंगे, DD ट्रांजिशन की वजह से होता है। ट्रांजिशन कहाँ पे होगा, T2G से Eg। कैसे ट्रांजिशन होता है, HNO लाइट देते हैं, लाइट को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करे क्या होगा, लो एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाएगा। तो जब लो एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाएगा, लो एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाएगा, तो किस रीजन में जाएगा, विजुअल रीजन में जाएगा। और विजुअल रीजन में क्या होता है, कलर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारा क्या देता है, कम्प्लीमेंट्री कलर देता है। बात समझ में आ रही है, क्या देता है, कम्प्लीमेंट्री कलर देता है। तो यहाँ तक आप नोट करिए और आज आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे सिर्फ CBSE के जितने प्रॉब्लम पूछे गए हैं, NCERT के सारे प्रॉब्लम को अगले लेक्चर में डिस्कशन करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो इतना आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आइसोमर्स आपके सिलेबस हटा दिया गया है, मेटल कार्बोनेट वगैरह आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, सब बायोलॉजिकल जितने भी थे वो सब चीज़ें हटा दिए गए। तो लास्ट आप सिलेबस में देखेंगे आपको CFT मिलेगा। CFT है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वर्नर थ्योरी है, बाकी जितनी चीज़ें आपको बताई गई है वो सब आपके सिलेबस में हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम सिर्फ प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और अगला लेक्चर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रॉब्लम कराएंगे, कुछ CFT प्रॉब्लम कराएंगे। इसका चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, पेपर सॉल्व करिए, NCERT के प्रॉब्लम सॉल्व करिए, और रेफरेंस के लिए आप ऑल इन वन बुक आती है वो देख लीजिए, अच्छी बुक है, इसमें NCERT के सारे सोल्यूशन दिए गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू।